हेलो बच्चा लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग कि कम से कम समय में इस पूरे टॉपिक के फॉर्मूले को रिवाइज कर ले। फॉर्मूले के साथ साथ जो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं दिस इज योर कैपिटल Q इज इक्वल टू n इनटू E व्हिच इज बेसिकली योर क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। n आपका एक इंटीजर होता है, E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कूलम्स लॉ की, तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो आपको फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे k को आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर वो किसी मीडियम में है चार्जेस तो आप यहाँ पे ER भी लिखते हो व्हिच इज बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं इन द चैप्टर कैपेसिटर। ठीक है, आपको इस एप्सिलॉन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और इसी का वेक्टर फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास दो चार्ज का पोजीशन वेक्टर दिया है और उनके बीच में आपको फोर्स पूछ रहा है इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको इस तरीके से उसे सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो कुछ स्पेसिफिक डायग्राम है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पहले सवाल आया है तो हो सकता है अभी भी आ जाए। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी r दूरी पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय kq अपॉन r स्क्वायर, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन आपको यहाँ से दूर जाती भी होगी, राइट। नेगेटिव चार्ज है तो लाइन इसके अंदर आपको आ रही होगी। अगर आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिखता है, और अगर दोनों ही सेम चार्ज है, दोनों क्या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो इस तरीके से आपको रिपेलिंग नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है। सबसे पहली बात, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ फॉर्मूला नहीं रखना होता है, कंडीशन के साथ उसको ध्यान में रखिए। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपके पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसपे आपको लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी दिया हुआ है आपको, राइट, तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दो डायरेक्शन में देखते हैं। एक होता है E परपेंडिकुलर, यानी कि इस ग्रीन वाले वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और इस ग्रीन वाले वायर के पैरेलल डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये दोनों उसका फॉर्मूला है। θ1 θ2 क्या होता है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है, यानी कि ऊपर से तो ये इनफाइनाइट है लेकिन यहाँ पे आपको ये वायर फाइनाइट है, नीचे में आपको ये फाइनाइट है, तो आपके पास सिर्फ θ2 होगा, और जो θ1 हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होता वो आपको 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपके पास E परपेंडिकुलर E पैरेलल फिर से है, तो यही फॉर्मूला को यूज करना होता है। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। अब आप इसमें θ1 की जगह 90 डिग्री को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो फॉर्मूला हमें बाय हार्ट याद होना ही चाहिए दैट इज फॉर इनफाइनाइट वायर। ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी आपको इनफाइनाइट है। किसी d दूरी पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ आपको परपेंडिकुलर वाला ही पार्ट बचता है, पैरेलल वाला 0 हो जाता है। यहाँ पे θ1 θ2 दोनों 90 डिग्री होगा। आपको फॉर्मूला बनेगा 2k लैम्डा बाय d, जिसे आप लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम फॉर्मूला आपको ग्रेविटेशन में भी होता है जिसका वन शॉट इसी चैनल पे है। ठीक है, इस रिंग के कारण किसी भी x दूरी पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस पे दैट इज kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसमें चीजें क्या क्या आपको याद रखनी है जो कि बच्चे को याद ही नहीं रहता है, या फिर वो उसको ड्राइव करने बैठेंगे एग्जाम में। पहला कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस r अपॉन √2 पे, यहाँ पे और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होती है। आपको मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि सर ये ग्राफ इसी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है क्या। यहाँ पे जो आपको ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे जो आपको ग्राफ बना हुआ है, दिस इज बेसिकली कंसीडरिंग अगर इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता तो दोनों चीज आपको एक साथ दिखाई गई है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में टुवर्ड्स लेफ्ट होता, इस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होता, इसलिए आपका ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव में है। ठीक है, ओके, अच्छा, पहली बात ये हो गया। दूसरा, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क, इस फॉर्मूले पे हालांकि मेंस लेवल पे सवाल आना बहुत मुश्किल है, नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर ये डिस्क आपको बहुत बड़ी होती है, इनफाइनाइट साइज की होती, तो वो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, फॉर एन इनफाइनाइट शीट।
डिस्क ही नहीं, कोई शीट भी होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जो पास में होता है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर में भी। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अब इसमें भी आपके पास दो सिचुएशन बनता है, पहला होता है कंडक्टर और दूसरा नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर के साथ आपको चीज ये है, आपका कंडक्टर हॉलो हो या सॉलिड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कंडक्टर पे चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है। तो अगर चार्ज आपका सरफेस पे है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर और लेस लाइक अ चार्ज ऑन अ हॉलो शेल। ठीक है, तो सॉलिड पे भी है तब भी चार्ज तो सरफेस पे ही है। वैसे सिचुएशन पे जहाँ पे चार्ज आपको सरफेस पे, चार्ज अंदर कुछ भी नहीं है, वैसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है और बाहर में आपको kq अपॉन r स्क्वायर ही होता है। अगर आपका स्मॉल r मोर देन कैपिटल R है तो यही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक याद रखते हैं कि फॉर एन आउटसाइड पॉइंट वी कैन अज्यूम द एंटायर चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर में इस तरीके से वेरी कर रहा है। और वही अगर हम लोग बात करें कि सॉलिड नॉन कंडक्टर की, नॉन कंडक्टर में आपने चार्ज जहां रख दिया वो वहीं रहने वाला है। थ्रू आउट द सॉलिड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर चार्ज है, इन दैट केस फॉर r लेस देन कैपिटल R, यानी कि अंदर में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज kq स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। या फिर हमें इसे इस तरीके से भी याद रखना चाहिए रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज द चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर क्यूब। और बाहर की बात करें तो kq by r स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अंदर में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख सकते हैं ना, स्मॉल r के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है ये। तो अंदर में प्रोपोर्शनल और बाहर में इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है। सेम ग्राफ आपको होता है कहां पे? ग्रेविटी में भी। ठीक है, अच्छा Now this is also very very important। अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा? अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक रॉड है जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप P पॉइंट से x दूरी पे जाते हो इस रॉड पे और dx लेंथ का एक एलिमेंट लेते हो और उस dx लेंथ के एलिमेंट में कितना चार्ज होगा? तो चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय dx। और इस dq चार्ज की वजह से आप इस P पॉइंट पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो, राइट। अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें आपको नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन आपको वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन दिया हुआ है, राइट, रो किस तरीके से वेरी कर रहा होगा डिस्टेंस x के साथ वो आपको दे रखा होगा। तो आप इस केस में क्या करते हो? आप x पे जाके dx लेंथ का, आप x पे जाके dx लेंथ का, ये आपको d होगा, dx लेंथ का आप एक बहुत पतला सा एलिमेंटल शेल अज्यूम कर लेते हो, राइट। और फिर आप इस एलिमेंटल शेल में कितना छोटा सा dq चार्ज होगा आप फिर वो पता करते हो एंड देन यू इंटीग्रेट एंड फाइंड व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। और एक बार आपने पता कर लिया कि टोटल चार्ज कितना है तो फिर इस a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो kq अपॉन r स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, किसी भी r डिस्टेंस पे एक q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है दैट इज kq by r। यहाँ पे कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि आपको चार्ज पुट करना है विद साइन, आपको चार्ज पुट करना है विद साइन, ठीक है। ये आपके पास एक रिंग है, मान लीजिए ये आपका एक रिंग है और रिंग पे आपको कैपिटल Q चार्ज है और इसका रेडियस आपको R दिया हुआ है, बढ़िया। तो इसके वजह से x दूरी पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज kq अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। एक शेल है आपके पास अगर मान लीजिए और शेल पे आपको Q चार्ज है और रेडियस R है तो अंदर में आपको पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है, अंदर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, पोटेंशियल होता है kq by r। और अगर बाहरी पॉइंट की बात की जाए यानी कि स्मॉल r अगर आपका रेडियस से ज्यादा है तो kq by स्मॉल r होगा। तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट और फिर बाहर में डिक्रीज कर रहा है। सॉलिड की अगर बात करें जहां पे आपको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस केस में अंदर में पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको ये होता है और बाहर में इट इज kq by स्मॉल r। ग्राफ इसका पहले ये आपको एक पैराबोलिक कर्व है और उसके बाद ये इस तरीके से इनवर्स रिलेशन वाला एक कर्व है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज के बीच में आपको जो पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम का दैट इज kq1 q2 अपॉन r, ठीक है। कंडीशन क्या है कि आप यहाँ पे q1 q2 की वैल्यू को विद साइन पुट करेंगे, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ही सही, ठीक। सेल्फ एनर्जी, इसके ऊपर सवाल आजकल जेईई मेंस में आए दिन आ रहे हैं।
अगर आपके पास एक शेल जैसा है यानी कि पूरे सरफेस पे ही यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा kq² अपॉन 2r। और अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जहां पे आपको चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेल्फ एनर्जी होता है 3kq² अपॉन 5r। ठीक, अब आपको आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको निकालना है तो आप पोटेंशियल के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो और यहाँ पे ये del v by del x, del v by del v, del y, del v by del z क्या है? So these are called your partial differentiation. For example, del v by del x का मतलब होता है you are differentiating the function v with respect to x, keeping y and z as constant. ठीक है, दूसरा अपने पास क्या है इक्वेशन del v is equal to minus integral e dot dr। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है e और v के बीच का रिलेशन का। बढ़िया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी लेफ्ट राइट आपको इस केस में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। बढ़िया है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट के लिए आप ध्यान से देखिएगा, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, सेपरेशन बिटवीन देम हमने यहाँ पे लिया है 2a दिस टाइम, और डिस्टेंस r हम मेजर करते हैं सेंटर से। तो सेंटर से अगर आप r दूरी पे जा रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। लेकिन हमें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस कंडीशन पे होते हैं कि आपका ये एक शॉर्ट डाइपोल है, यानी कि जो r है ना वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल है, बहुत छोटा सा डाइपोल है ये आपका। इन दैट केस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही बन जाता है 2pk अपॉन r3, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि सिर्फ फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। इट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपका लेफ्ट टू राइट है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट से राइट की तरफ ही जा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है? 2aq चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अगर हम बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट की, राइट, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो कि इवन एनसीईआरटी में भी हम लोग डिफाइन कराते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो d होगा वो बेसिकली यहाँ पे है, राइट, दिस d इज ओवर हियर। d है कि r है? ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक r होना चाहिए था, दिस इज सपोज टू बी r, है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको हटा दो, इसको भूल जाइए। ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे वही है कि हम इसे शॉर्ट डाइपोल की तरह ही ट्रीट अगर करें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आता है pk अपॉन r3, और यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होता है डाइपोल मोमेंट के। डाइपोल मोमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक्सियल की बात करें तो एक शॉर्ट डाइपोल के लिए इट इज pk by r2, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल 0 होता है ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, इस पे आपको जेईई मेंस में सवाल बन सकता है। आप ध्यान से देखिए, आपके पास मान लीजिए एक शॉर्ट डाइपोल है, ये आपका p हो गया डाइपोल मोमेंट, और आपसे किसी भी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है और आपको एंगल थीटा दिया है। ऐसे केस में आप इस डाइपोल का कंपोनेंट लेते हो p cos थीटा एंड p sin थीटा। अब ये p cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक एक्सियल पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल p cos थीटा, और इस p sin थीटा के लिए ये आपको एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो e इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा। अब p cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपको एक्सियल वाला फॉर्मूला 2pk by r3, और इक्वेटोरियल की वजह से pk by r3। इनका रिजल्टेंट होगा आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और ये एंगल अल्फा भी आपसे पूछा जाता है कई बार सवालों में कि एंगल अल्फा क्या है, तो आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू ep sin थीटा अपॉन ep cos थीटा, राइट। आप इन दोनों को जब डिवाइड करोगे आपको निकल जाएगा tan थीटा बाय 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आपने अगर अपने डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क की बात उठती है और पोटेंशियल एनर्जी की बात उठती है। टॉर्क होता है p क्रॉस e, और इसके ऊपर टाइम पीरियड बेस्ड सवाल आपसे पूछा जाता है, एसएचएम वाला सवाल आपसे पूछा जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो u इज इक्वल टू माइनस p डॉट e, जहां पे अगर आपका थीटा 0 डिग्री है तो वो आपको एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन है माइनस p e सिंपली। थीटा 180 डिग्री है तो मैक्सिमम है, और थीटा 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी आपको उस केस में 0 होता है। मिनिमम एनर्जी का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको दिया जाता है फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A वेक्टर, एरिया वेक्टर, राइट। आपके पास ये गॉस लॉ है, इंटीग्रल E डॉट d इज इक्वल टू q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो सिर्फ
इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज को ही हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। ये आपका गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज है सिर्फ उसी को काउंट किया जा रहा है। इग्नोर द स्मॉलर ओवर हियर, राइट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बढ़िया है। और तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं इस सिचुएशन में Q1 - Q2 + Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है, बहुत रेयरली मेंस में हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट 1 - cos अल्फा वेयर अल्फा इज अ हाफ एंगल, राइट। तो इसके ऊपर भी सवाल आपको बनाया जा सकता है टू फाइंड द फ्लक्स, ठीक। ओके, कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। कोई कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कंडक्टर के सरफेस पे ही हमेशा चार्ज रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द कंडक्टर सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। अगर आपके पास दो कंडक्टर है, दोनों पे डिफरेंट चार्जेस है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, आपने दोनों को अगर टच कराया है या फिर एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है, तो दोनों कंडक्टर आपस में चार्ज को शेयर करेंगे जब तक कि दोनों का सरफेस का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, राइट। अर्थिंग में आप क्या करते हो, आपके पास कोई भी एक बॉडी है, आपने उसको अर्थ कर दिया है, तो अर्थिंग करने के कारण उस बॉडी का पोटेंशियल हमेशा जीरो मेंटेन रहेगा। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर अर्थिंग कर दिया है तो इसके ऊपर चार्ज हमेशा जीरो होगा। हमेशा जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा, दैट इज ऑलवेज ट्रू, राइट।